कालाढूंगी की तो विकासनगर में आज विकासनगर की बात होगी। हादसा हुआ है यहां पर त्यूणी थाना क्षेत्र के हेटसू के पास ये दुर्घटना हुई है, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। यहां पर बाइक टॉन्स नदी में गिर गई और बाइक सवार 4 लोगों की मौत हो गई है। वहां से गुजर रहे लोगों ने बाइक को देखा तो हादसे की खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और नदी से शव को निकाला गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हालांकि चारों लोग बाइक पर ही सवार थे या फिर हादसा कैसे हुआ इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। और अगली खबर भी हादसे की है जो कालाढूंगी से आ रही है। यहां पर पर्यटकों से भरी बस पलट गई। हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को हल्द्वानी के अस्पताल में रेफर कर दिया गया। हादसे के शिकार पर्यटक मुंबई के रहने वाले बताए जाते हैं और नैनीताल से वापस लौटते वक्त लाल मिट्टी के पास यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बस का ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा हुआ। और अब बात करते हैं सियासत की। तो उत्तराखंड से लेकर कर्नाटक तक में पिछले कुछ सालों में विधायकों के दल बदल करने से बदले राजनीतिक समीकरणों के बाद अब दल बदल कानून वाली संविधान की 10वीं अनुसूची में भी रिव्यू किए जाने की बात पर जोर पकड़ने लगी है। और ये बात देहरादून में स्पीकरों के सम्मेलन में उठी। देहरादून में विधानसभाओं, विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्षों के सम्मेलन में संविधान की 10वीं अनुसूची और अध्यक्ष की भूमिका पर चर्चा की गई। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल करने पर संसद हो या फिर विधानसभा, सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने का फैसला सदन के अध्यक्ष का अंतिम होता है। बाद में स्पीकर के आदेश को स्क्रूटनी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया, लेकिन अब इसकी भी काट निकाल ली गई है। अब पार्टी के सदस्यों को ही त्याग पत्र दिला दिया जा रहा है। ऐसे में न सुप्रीम कोर्ट कुछ कर पा रहा है और न ही स्पीकर। ऐसे में दल बदल कानून का रिलेवेंसी खत्म होता जा रहा है। 10 शेड्यूल की रेलेवेंसी तब है जब पार्टी का सदस्य अपनी पार्टी की विप को नहीं माने और पार्टी के सदस्य को ही आप त्याग पत्र दिलवा दो तो फिर 10 शेड्यूल की मान्यता क्या रही। तो अब नए सिरे से इस देश में चर्चा होगी कि 10 शेड्यूल रेलेवेंट है या चुने हुए प्रतिनिधि को रिजाइन करवा के 10 शेड्यूल को हम इससे बाहर निकाल दें ऑर्बिट से। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कहना है कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं को किस तरह मजबूत किया जाए ये जरूरी है। ये बैठक निश्चित रूप से नतीजे और निर्णय की बैठक है और हम इस बैठक के माध्यम से लोकतंत्र को और मजबूत करेंगे। लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर और मजबूत हो, पारदर्शी हो, जवाबदेह रहे, जनता के प्रति जवाबदेह हम बने। विधायकों, सांसदों और सभी सदस्यों, माननीय सदस्यगणों का संरक्षण हो, इसलिए ये 2 दिवसीय सम्मेलन हो रहा है। बदले राजनीतिक दौर में निष्प्रभावी हो रहे दल बदल कानून पर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। माना जा रहा है कि पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के बाद मार्च तक इस दिशा में भी कोई ठोस फैसला सामने आ सकता है। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। और इससे पहले देहरादून में देश भर के विधानसभा अध्यक्षों के 79वें सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया। सम्मेलन में 25 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत कई राज्यों के विधान परिषद के सभापति, उपसभापति पहुंचे। सम्मेलन में पहुंचे स्पीकर ओम बिरला का उत्तराखंड के पारंपरिक छोलिया नृत्य के साथ स्वागत किया गया। उद्घाटन सत्र में उत्तराखंड के कई विधायकों के अलावा टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत, नैनीताल सांसद अजय भट्ट भी मौजूद रहे। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने से लोकतंत्र में जनता का भरोसा बढ़ा है और जनता के इस भरोसे को और बढ़ाना है। वहीं उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड विधानसभा हो जाएगी और विधानसभा की कार्यवाही में कागज का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और इस वक्त देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि उत्तराखंड में अब अनाथ बच्चों को नौकरी में मिलेगा आरक्षण। सरकारी नौकरी में मिलेगा 5% का आरक्षण। इसका फायदा मिलेगा। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस बात की अधिसूचना जारी की है। कैबिनेट में लिया गया था अनाथ बच्चों को आरक्षण का फैसला। अब अनाथ बच्चों को 5% आरक्षण मिलेगा। वहीं देहरादून से भी एक और बड़ी खबर आ रही है। राज्य में वन दरोगा के 316 पदों पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती निकाल दी है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नए नियम और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए
लागू किए गए आरक्षण को शामिल करते हुए वन दरोगा के 316 पोस्ट पर भर्ती खोल दी गई है। आयोग ने आवेदन पत्र भरने के लिए कैंडिडेट को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना जरूरी किया है। साथ ही भर्ती के लिए डिटेल जानकारी आयोग की वेबसाइट पर डाल दी गई है। कैंडिडेट 23 दिसंबर को आयोग की वेबसाइट www.ssc.uk.government.in पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और देहरादून को केंद्रीय वित्त मंत्रालय से बड़ी सौगात मिली है। देहरादून देश भर में सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी बनेगी और वित्त मंत्रालय ने देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 1468 करोड़ के एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। अब देहरादून की सभी सड़कें स्मार्ट होगी। 100 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को भी मंजूरी मिली है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बात की जानकारी दी। इससे पहले मैं आपको जोरदार खबर देता हूं कि जो मैंने घोषणा किया था कुछ दिन पहले कि देहरादून को पहले पार्टली स्मार्ट सिटी में इसको लिया गया था। आज ये EAP एक्सटर्नल एडेड फंड प्रोजेक्ट के रूप में आज जो हमारा 1400 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो अब स्वीकृत हो गया। यानी कि अब पूरा देहरादून जो शहर है वो स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। और ऋषिकेश में नगर निगम ने एक हैरानी भरा फैसला लेते हुए निगम की सीमा के अंदर मीट के साथ साथ अंडा बेचने पर भी पाबंदी लगा दी है। यही नहीं, अगर 25 दिसंबर के बाद ऋषिकेश में कहीं अंडा बेचा गया तो उस पर केस दर्ज किया जाएगा। नगर निगम की तरफ से मीट व्यापारियों को नोटिस जारी कर दिया गया है कि उनके लाइसेंस को आगे रिन्यू नहीं किया जाएगा। अब एक तरफ तो सरकारें पोषण बढ़ाने के लिए पीडीएस की दुकानों में राशन के साथ मीट, मछली और अंडा सस्ते दामों में बेचने की बात कह रही है, वहीं ऋषिकेश में मीट के साथ साथ अंडा भी बैन कर दिया गया है। और वो भी जबकि ऋषिकेश में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और इन पर्यटकों में भी अधिकांशतः विदेशी पर्यटक होते हैं जिनसे खासा राजस्व भी मिलता है सरकार को। लेकिन अब नगर निगम ऋषिकेश ने मीट और अंडे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। जो है नगर निगम में बाद में शामिल हुई, पहले ग्रामीण क्षेत्र में थी। वहाँ पे कुछ मांस के विक्रेताओं को उसमें परमिट दिया गया है। तो इस संबंध में क्योंकि पहले उनको परमिट जारी हुआ है तो हमने उनको ये स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि पहले आप ये बताइए कि आपके पास जो लाइसेंस है वो कब तक है। अगर जैसे ही उनके लाइसेंस समाप्त हो जाएंगे, एक तो हम त्वरित कार्य को समाप्त कर देंगे, दूसरा इस हम कार्रवाई करेंगे। जहाँ अंडे की बात है, अंडे के समस्त व्यापारियों को हमने 14 डेज, एक पक्ष यानी 15 दिन का लगभग टाइम दिया हुआ है। अगर ये 15 दिन के भीतर अगर नहीं करते हैं तो इनकी चालानी रिपोर्ट सिविल न्यायालय में करेंगे। पूरा क्षेत्र जो है एक धार्मिक क्षेत्र है और इस धार्मिक क्षेत्र में जिस प्रकार से मांस, मदिरा, इस प्रकार की चीज़ें आती हैं तो जो बाहर का पर्यटक जो यहाँ देखने आ रहा, अगर उसको सब चीज़ें ये चीज़ें दिखेंगी तो जो ऋषिकेश है उसकी छवि जो है उसमें खराब होगी। इसलिए इस पे जो है केवल इन्होंने बात करी, उसका तो धन्यवाद है। इसको मतलब जो है ज़मीन पर इसको जो हकीकत में उसको उतारना होगा। और पिथौरागढ़ के सीमावर्ती इलाकों के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। 15 दिसंबर से मटकोट से शुरू हुई कांग्रेस की सीमांत बचाओ यात्रा पिथौरागढ़ कलेक्ट्रेट परिसर में समाप्त हो गई। यात्रा के समापन के मौके पर बड़े कांग्रेसी नेताओं के साथ हजारों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी सरकार पर बॉर्डर इलाकों की उपेक्षा का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि सीमांत क्षेत्रों की उपेक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर सकती है। निवेदन के साथ साथ एक चेतना भी है, ये वही सीमांत के लोग हैं। अगर ये अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अगर अपने प्राण दे सकते हैं तो अपने जो है अधिकारों के लिए सड़कों में खून बहाने के लिए भी तैयार हैं। मैं ये सरकार से कहना चाहता हूँ। तो ऐसे इंटरनेशनल बॉर्डर पे जब हमारे पास मोबाइल की सुविधा नहीं है, रोडें हमारी प्रॉपर नहीं है, चाइना हमारे काला पहाड़ तक आ चुका है और हमारे यहाँ से अभी रोडें वहाँ तक नहीं पहुँची है। ऐसे हालातों में जो ये आंदोलन है राष्ट्र के प्रति आंदोलन है और सरकार की आंख खोलने की कोशिश हो रही। वो उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र में जो अभी तक शांत था इससे सबक ले और यहाँ पर कोई ऐसी बात न बढ़े जैसे कि फिर हमारे सामने एक ऐसी समस्या है जो हमारा ये उत्तराखंड भी शांत क्षेत्र है, एक आग के दौरे में गुजरे। और अब बात करते हैं एक अच्छी खबर की। तो लोगों की नजर में पुलिस की इमेज अक्सर रौब झाड़ने वाली ही रहती है, लेकिन उत्तरकाशी के हर्षिल में बिल्कुल अलग तस्वीर दिखी जब एक पुलिसकर्मी ने एक महिला सैलानी को अपनी पीठ पर अस्पताल तक पहुंचाया और ये वीडियो अब वायरल हो रहा है।
असल में हर्षिल घूमने आई देहरादून की आरती बर्फ पर फिसल गई थी और आरती के पैर में चोट आई। अब इस दौरान वहां मौजूद एक शख्स ने पुलिस को इस बात की खबर दी। थाने में तैनात एएसआई दीनदयाल के साथ सिपाही कुलदीप और जगत सिंह मौके पर पहुंचे और महिला को पीठ पर अस्पताल तक लेकर आए। अब पुलिस के इस जेस्चर को देखकर सभी तारीफ कर रहे हैं। और पहाड़ों में पिछले हफ्ते हुई बर्फबारी से ऊंचाई वाले इलाकों में परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। चमोली में कई इलाकों में ग्रामीण रास्ते बंद हो गए हैं तो स्कूल तक जाने में बच्चों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। ये तस्वीर है चमोली के घाट ब्लॉक के रामड़ी गांव की, जहां पर हुई बर्फबारी से स्कूल का रास्ता बंद हो चुका था, जिसके बाद अभिभावक संघ ने ग्रामीणों के साथ मिलकर न सिर्फ यहां बर्फ हटाने का काम किया बल्कि बर्फबारी से बर्बाद भोजनालय को भी दुरुस्त किया। इसके बाद यहां अब बच्चों की पढ़ाई सुचारू हो पाई है। यहाँ पे शिक्षा का और स्कूल के बच्चों का जाना आना बहुत परेशानी हुई और बाकी यहाँ पे एक भोजनालय था वो टूट गया। सारे अभिभावकों ने मिलकर के उसको बना दिया है। और बर्फबारी के कारण पौड़ी जिले में बंद पौड़ी बुआखाल रामनगर नेशनल हाईवे 121 सहित 4 सड़कों को 5 दिन बाद खोल दिया गया। नेशनल हाईवे के जालूपानी से सलोन धार तक के 8 किलोमीटर के हिस्से में जमी बर्फ को पीडब्ल्यूडी एनएच मुश्किल मशीनों से खोला गया। दूसरी तरफ पीडब्ल्यूडी के पाबौ निर्माण खंड की 2 जबकि बैजरो निर्माण खंड की 1 सड़क के भी आवाजाही के लिए खुलने के बाद जनता ने राहत की सांस ली है। और उत्तरकाशी में बीते दिनों हुई बर्फबारी से जहां पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं स्कूली बच्चों के लिए भी बर्फ किसी आफत से कम नहीं है। बर्फबारी के बाद जब स्कूल खुले तो बच्चों ने ठिठुर ठिठुर कर अपनी परेशानियां बताई। और उधम सिंह नगर में भी लोग इन दिनों भीषण कोहरे धुंध से परेशान है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी होने के कारण सड़क पर गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती दिखी। कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर तो रोक लगाई ही, कई ट्रेन अपने निर्धारित समय से घंटों लेट भी चल रही हैं। तो पहाड़ों में बर्फ से लोग परेशान हैं, तो मैदानी इलाकों में शीतलहर से और 21 दिसंबर से सर्दी और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने 21 दिसंबर को उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है, जिससे ठंड बढ़ेगी। वहीं 25 दिसंबर से एक बार फिर बर्फबारी और बारिश का दौर लौटने वाला है। और चमोली में आज एक भालू का पूरा परिवार कैमरे में कैद हुआ। तस्वीर गोपेश्वर के पास बजियाणी जंगल की है। यहां पर भालू अपने 3 बच्चों के साथ दिखाई दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि इंसान के शोरगुल से छुपने के लिए किस तरह ये सभी जंगल में तेजी से भाग रहे हैं। भालू 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 सभी का स्वागत है। पिथौरागढ़ के बाद बात उत्तरकाशी की करें तो चिल्यानी सौड़ हवाई पट्टी से भी जल्द ही नियमित उड़ान शुरू हो सकती है। अब व्यावसायिक उड़ानों के लिए नागरिक उड्डयन विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। डीएम के मुताबिक हवाई पट्टी पर सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, शौचालय, बिजली और एम्बुलेंस व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश मिले हैं और उम्मीद की जा रही है कि इसी महीने 20 दिसंबर को उड़ान का ट्रायल होगा और उड़ान योजना के तहत जल्द ही यहां से भी हवाई सेवा शुरू हो सकती है। आपको बता दें कि साल 1993 में चिल्यानी सौड़ में हवाई पट्टी बनाई थी। सेना के हवाई जहाजों की भी यहां कई बार लैंडिंग हो चुकी है। तारीख तक आने की संभावना है और उस टीम के जो हमें जो यूकाडा की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिले हैं उसमें हमें वहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटी को फंक्शनल करना है, चेयर्स और लगानी है, एम्बुलेंसेज और सिक्योरिटी और फायर ब्रिगेड हमें वहाँ प्रोवाइड करवाना है। तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और इसके अलावा जो हमारी इंस्पेक्शन की जो टीम आएगी उसके जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे या जो भी उनके सजेशंस होंगे उनको इनकॉर्पोरेट करके जल्दी से इस हवाई सेवा को स्टार्ट करने में हम सहयोग करेंगे। और रामनगर के मालधन में अवैध खनन कर रहे लोगों को किसी का खौफ नहीं है। यहां पर की ढेला नदी से जमकर रेत निकाली जा रही है। यह वीडियो ढेला पुल से लिया गया वीडियो है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह खुलेआम खनन किया जा रहा है। इनको किसी का खौफ नहीं है। जब इस बारे में वन विभाग से जानकारी ली गई
तो उनको इसकी जानकारी तक नहीं थी। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सरकार को राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। तो ये मुद्दा भी आपके द्वारा संज्ञान में लाया जा रहा है, तो वहाँ पर वन क्षेत्राधिकारी आम पोखरा को कह दिया जाएगा कि वहाँ पर जाके देखें और ये इंश्योर करें कि कोई भी वहाँ से अवैध खनन ना हो। और ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे एक बार फिर टिहरी में नरेंद्र नगर के पास बंद हो गया है। ऑल वेदर रोड निर्माण के दौरान पहाड़ी कटिंग के दौरान रोड बंद हो गई। इस दौरान मलबा और बोल्डर जेसीबी के बिल्कुल पास गिरा और जेसीबी ड्राइवर बाल बाल बच गया, जिसके बाद हाईवे के दोनों तरफ लंबी कतारें लग गई। फिलहाल हाईवे खोलने की कोशिश की जा रही है। हमारा काम चल रहा था, मशीन चल रही थी और सेफ्टी हमारी बहुत सख्त है, इसलिए बहुत बड़ा स्लाइड हुआ हमारी साइड पे। कितने बजे हुआ ये? 1:15 पे, पर सब ओके है, सब सेफ है। रोड बंद हो गई है, परंतु ऊपर वाली कृपा है कि किसी ऐसी घटना नहीं हुई कि कोई गाड़ी गुड़ी से नीचे नहीं आई। और निजी तौर पर यहाँ पर थोड़ा प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं पहले भी यहाँ धौलापानी में हुई है। और हल्द्वानी में 15 सितंबर को हुए प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड के मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गौरव गुप्ता की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश मैनपुरी से हुई। हत्याकांड के मामले में गौरव के भाई सौरभ गुप्ता की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। दोनों भाइयों ने मिलकर भुप्पी पांडे नाम की प्रॉपर्टी डीलर को सरेआम सिंधी चौराहे पर गोली मार दी थी। दूसरे आरोपी को कल पुलिस ने मैनपुरी से गिरफ्तार किया। ये अपने वहाँ कुछ इसके रिश्तेदार थे जो वहाँ पे ये अपना चला गया था और लगातार अपनी जगह बदलता जा रहा था। ये यहाँ से बाजपुर गया अपनी खुद की गाड़ी लेकर, बाजपुर से फिर अलग अलग जगहों पे ये रहता रहा। मैनपुरी से इसको गिरफ्तार किया गया है और इसकी निशानदेही पे हमने असला बरामद किया। और रुड़की के सिविल लाइन इलाके में 2 छात्रों पर टिकटॉक का ऐसा नशा चढ़ा कि दोनों घर छोड़कर भाग गए। दोनों घर में ये बोलकर गए कि नौकरी नहीं करेंगे और टिकटॉक से ही पैसा कमाएंगे। एक छात्र 10वीं में पढ़ता है तो दूसरा छात्र पॉलिटेक्निक का छात्र है और घर पर पढ़ाई का दबाव बनाया तो दोनों टिकटॉक से पैसा कमाने के लिए निकल पड़े। हालांकि बाद में पुलिस में शिकायत की गई और पुलिस ने दोनों छात्रों को बरामद कर लिया। दोनों मुंबई जाने की फिराक में थे। तो दोनों छात्र टिकटॉक बनाकर पैसा कमाने की फिराक करके तभी आप अपना घर परिवार और सबका भला कर सकते हैं। तो लिहाजा टिकटॉक पर कोई विश्वास न करें। वो बच्चे दोनों वापस आ गए हैं।